हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज से हम अपनी कक्षा 8 की जो जिज्ञासा है, विज्ञान है, साइंस है, उसको प्रारंभ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे इस जो नया अपनी 2000 अभी जो लागू होने वाली है बुक, ठीक है, 2027 में स्टार्ट होगी। न्यू सेशन 2027-28 का जो सेशन होगा उसमें प्रारंभ होगी, ठीक है ना। 2027 और 28 का जो सेशन होगा उसमें प्रारंभ होगी। अभी राजस्थान में प्रारंभ नहीं हुई है, तो राजस्थान में इसमें अभी प्रारंभ होने वाली है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को मैं आपको बताता हूँ और इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अगर आप मार्केट से खरीदना चाहो तो ये बुक मिल जाएगी 65 रुपीज़ की आपको। होने वाली है, एनसीईआरटी की बुक लेना, गवर्नमेंट वाली, ठीक है। तो 65 रुपीज़ की अवेलेबल हो जाएगी आपको। कौन कौन से इसके अंदर चैप्टर्स होंगे अभी देखते हैं और आपको ज़रूर इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें उद्देशिका है और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कितने चैप्टर हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखते हैं, इसमें अभी मिलने वाले हैं। भारत का संविधान भाग के आ गया ना इसका, और है अपने पास ये रहा, ठीक है। इसके अंदर हम टोटल चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें विज्ञान के अनवैक्सी अनवैक्सी संसार की खोज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 अदृश्य जीव जगत, हमारी आंखों की क्षमता से परे के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य एक मूल्य निधि है, चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 में हम चुंबकीय विद्युत और चुंबकीय और तापीय प्रभाव के बारे में जानेंगे, बलों को जानेंगे 5वें में। और छठे चैप्टर में हम दाब, पवन और झंझावात और चक्रवात इनके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 7वें में हम द्रव्य की कणीय प्रकृति के बारे में जानेंगे। और 8वां है द्रव्य की प्रकृति, तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और 9वें के अंदर हम अध्ययन करेंगे विलयनों, इसकी विलयनों, विलायकों और विलयनों के अद्भुत संसार की बात करेंगे। 10वें में प्रकाश और दर्पण और लेंस की बात करेंगे। 11वें के अंदर आकाशीय परिघटनाएं एवं काल निर्धारण के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम अध्ययन करेंगे प्रकृति के सामंजस्य में कार्य करती है, प्रकृति कैसे सामंजस्य में कार्य करती है। 13वें में हम अध्ययन करेंगे हमारा आवास पृथ्वी एक अद्वितीय जीवनदायी ग्रह है। और बस इसके अंदर 13 चैप्टर हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर। और प्यारे बच्चों, आप सभी को इस पहले चैप्टर में बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी कोई क्वेरी हो तो प्यारे बच्चों आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसकी क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो वो भी हम आपको अलग से एक वीडियो ला के उसमें बता देंगे, ठीक है। और प्रत्येक चैप्टर वाइज वीडियो हम उसके भी बना देंगे, परंतु आपको कमेंट करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 कमेंट करना पड़ेगा तब जाके, है ना, ठीक है। सभी अगर इस पे एक वीडियो पर 200 लाइक और 200 कमेंट आ गए तो आपके जो क्वेश्चन आंसर के जो वीडियोज हैं वो भी मैं तैयार कर दूंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग ज़रूर हमारा सहयोग करें इस मिशन में, फ्री एजुकेशन के इस मिशन में। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाया जाता है मैथ, साइंस, इंग्लिश फॉर क्लास 8th, 9th एंड 10th। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 1 प्रारंभ करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपका, क्या है, विज्ञान के अन्वेक्षित संसार की खोज, ठीक है। अब इसके अंदर हम किस पर विचार कर रहे हैं, खोजबीन और विचार करेंगे। प्रिय युवा वैज्ञानिकों, आप जो सभी बच्चे हैं युवा वैज्ञानिक हैं और प्रतिदिन अपने दिमाग में कुछ न कुछ ऐसा खुरापाती सा आता रहता है ना, खुरापात आती रहती है जिसके बारे में हम यूज़ करते रहते हैं। आपका पुनः स्वागत है। प्रत्येक अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर आपको प्रश्नों का एक सेट
पढ़ने को मिलेगा। ये प्रश्न किसी परीक्षा के लिए नहीं अपितु विज्ञान के संसार को जानने की एक जिज्ञासा को जगाने के लिए विशिष्ट आमंत्रण है। पुड़ी की एक परत पतली और दूसरी परत मोटी क्यों होती है? ठीक है। और क्या संसार के सभी समुद्र तटों एवं रेगिस्तानों में विद्यमान कुल रेत के कण अधिक हैं और हमारी आकाशगंगा में तारों की संख्या अधिक है? कुल रेत के कण अधिक हैं अथवा हमारी आकाशगंगा में तारों की संख्या अधिक है। कक्षा 6 से ही हम अपने आसपास के पौधों, जंतुओं की विश्वसनीय विविधता, विविधता का मतलब हो गया अविश्वसनीय का मतलब समझते हो, जो हम विश्वास ही नहीं कर सकते। और विविधता का मतलब है डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग चीजें अवलोकन करते आ रहे हैं और विभिन्न आकारों की पत्तियों को लेकर अपने प्रकाश के कीटों तक प्रकृति ने इनको व्यापक विविधता की रचना क्यों की है? क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको संसार के विषय में जिज्ञासु बनाता है? आइए एक स्थान में लिखें। तो जो ये अपने पास स्थान है, इसके अंदर आपको क्या कर देना है, इसको लिख देना है। जो भी आपकी क्वेरी है, कि क्या आपकी क्वेरी है, इस खाली स्थान में आपको फिल कर देना है। ठीक है। और यहाँ पर गुरुजी हैं हमारे, आपको पता है न्यूटन है मिस्टर, न्यूटन जी का चेहरा लगा हुआ है ना? आइंस्टाइन है, न्यूटन नहीं है, आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन का चेहरा लगा हुआ है। और यहाँ मैडम है, बच्चों को समझा रही हैं कुछ चीजें। पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के साथ विज्ञान के संसार में हमारी कक्षा 8वीं में भी अनवर्त है। हमें आशा है कि आप रोमांचक और अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, कि उन भावनाओं से प्रेरित होते रहेंगे जिनसे अब तक हमारा मार्गदर्शन किया है। कक्षा 6 में हमने अपने के आसपास के संसार के संबंध में क्यों और क्या और कैसे जैसे सरल प्रश्नों के माध्यम से जानना और खोजा कि हम किस प्रकार विज्ञान का आरंभ आश्चर्य के भाव से होता है। कक्षा 7 में कक्षा 7 में कक्षा 7 में हम सीख चुके हैं कि विज्ञान सतत रूप से विकासशील है और जिसमें प्रत्येक उत्तर नए प्रश्नों को जन्म देता है और किस प्रकार अधिक गहनता से खोज करने पर हमें विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है। अब कक्षा 8 में हम एक कदम आगे बढ़कर विज्ञान के अन्वेक्षी संसार में प्रवेश कर रहे हैं, जहां विस्मय की भावना और विकास मिलकर विज्ञान की कार्य प्रणाली का मूल आधार बनाते हैं। विस्मय समझते हो ना? विस्मय का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। हम नहीं जानते कि आप मात्र नए तथ्यों को जानने, अपितु हमारी अभिलाषा है कि आप नए तथ्यों को खोजना भी सीखें। विज्ञान में अन्वेषण अन्वेषण का अर्थ है मात्र किसी विषय को जानना ही नहीं, अपितु उस विषय में सरल प्रश्नों को पूछना भी है। अब आप विषय आधारित प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रयोगों की अभिकल्पना करके अपने अवलोकनों का उपयोग अपनी समझ को उत्कृष्ट बनाने में कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान में को पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। अगर हमें उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई अपने माइंड के अंदर ऐसा क्वेश्चन जनरेट हो रहा है जो कि हम बहुत जिज्ञासु हैं उसका उत्तर जानने को, तो हम अपने टीचर से उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है।
हाँ, क्रमबद्ध रूप से यह सीखेंगे कि हम जो देखते हैं उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करने अवलोकन करने, विचार पूर्वक प्रयोग करने एवं अपने अवलोकनों की स्पष्ट व्याख्या करने हेतु किस प्रकार प्रथम सोपान के रूप में हम प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति न केवल विद्यार्थी बनेगा, शिक्षार्थी बनेगा, अपितु अन्वेषक एवं युवा वैज्ञानिक भी बनेगा, जो वास्तविक संसार की पहेली को सुलझाएगा। ये प्रश्न केवल जीवन के प्रश्नों जैसे कि आटा क्यों फूलता है ये से लेकर पृथ्वी के बड़े रहस्यों और इससे भी आगे जैसे व- क्या वायुमंडल तापमान में वृद्धि हो रही है तक हो सकते हैं। हमें आशा है कि जैसे जैसे आप अपनी पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ पलटेंगे वैसे वैसे आप पुनः पृष्ठ संख्या की रुचि अभिकल्पना पर ध्यान अवश्य देंगे। बाएं पृष्ठ पर नीचे की ओर आपको जड़ का एक चित्र दिखाई देगा, जो ज्ञान के उस गहरे और ठोस आधार का प्रतीक है जो हमें अपने पर्यावरण परंपराओं एवं अपनी संस्कृति और अपनी प्राकृतिक धरोहर से जोड़े रखता है। दाएं पृष्ठ पर ऊपरी कोने में आपको एक पतंग आकाश में ऊंची उड़ान भरती दिखेगी, जो हमें स्मरण कराती है, याद दिलाती है। स्मरण का मतलब है याद दिलाती है कि हमें अज्ञात की खोज करनी है, तो हमारी जिज्ञासा को उड़ान भरनी होगी। जड़ एवं पतंग रूपी दोनों प्रतीक आपको यथार्थ अवलोकन के ठोस धरातल पर टिके रहने के साथ साथ आपके विचारों को नए क्षितिजों की ओर उड़ान भरने में सक्षम बनाएंगे। स्मरण रहे कि विज्ञान में अन्वेषण केवल तभी कार्य करता है जब हम सावधानी पूर्वक किए गए अवलोकनों के ठोस आधार को स्वतंत्र और सृजनात्मक सोच के साथ संतुलित रखते हैं। आप पृष्ठ में नीचे कुछ प्रतिरूप मानी पैटर्न देखेंगे। इनमें से कुछ छिपे हुए वैज्ञानिक विचारों पर तुरंत आप चिंता न करें। ये मुख्य रूप से पृष्ठ को अधिक रुचिकर बनाने के लिए हैं। आइए करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एक स्पेशली ये चल रहा है क्या है आप बताएंगे। अब चलते हैं आगे कि अब हम इस वर्ष की अपनी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर एक दृष्टि डालें और देखें कि सुदृढ़ आधार पर अवलंबित और उच्च विचारों द्वारा प्रेरित हमारी जिज्ञासा हमें कहाँ ले जा सकती है। हमारा रोमांचक खोज अभियान वर्ष हमें अदृश्य सूक्ष्म जीवों से लेकर ऐसी ग्रहव्यापी चुनौतियों तक ले जाएगा जिन्हें हम न देखा न नहीं कर सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते। हम जल की एक बूंद जितनी छोटी वस्तु की जांच से अपनी खोज प्रारंभ करेंगे और उन खोजों के एक छिपे हुए संसार को उजागर करेंगे जो अदृश्य तो है परंतु वे हमसे गहन रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें से कुछ सूक्ष्मजीव अदृश्य सहायक हैं जो भोजन को पचाने में एवं औषधि निर्माण में हमारी सहायता करते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्मजीव हानिकारक हो सकते हैं, अब संक्रमण के कारण भी बन सकते हैं। हमारे शरीर के को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है, हम इन संक्रमणों से कैसे लड़ते हैं।
हम जानेंगे कि पौष्टिक भोजन, व्यायाम, औषधियाँ और टीके हमें स्वस्थ रखने और संक्रमणों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं, परंतु यह तो केवल एक आरंभ है। वर्तमान में विज्ञान हमारे जीवन को उन्नत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए हम अपने जीवन को सरल बनाने हेतु अनेक प्रकार के विद्युत धारा का उपयोग करते हैं, और हम शांति काल में स्वयं को गर्म रखने के लिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर रहते हैं, जबकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मोटरों एवं मशीनों को परिचालन में सहायता करता है। ये परिघटनाएं मौलिक बलों पर निर्भर करती है, अतः विद्युत के कार्य के निरीक्षण के पश्चात हम उन बलों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं को तीव्र, धीमा और दिशा को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। बलों के विषय में समझने के पश्चात हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वायु में ऊपर उछाली गई गेंद पुनः धरती पर क्यों गिरती है? यह ब्रेक लगाने पर कार क्यों रुक जाती है? यह हमें दाब के संबंध में विचार करने के लिए भी प्रेरित करते हैं कि किसी एक वस्तु पर बल कैसे वितरित होता है। बल एक दाब की ये अवधारणाएं ही वायु की वृद्धि को भी निर्धारित करती है। दाब में थोड़ा सा अंतर हल्की वायु का कारण बन सकता है, जबकि दाब का अधिक अंतर तेज हवाओं और कभी-कभी चक्रवात का भी कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चा है जो गेंद ऊपर उछाल रहा है, लड़की है, और ये सोच रही है कि अगर मैं गेंद ऊपर उछाली तो वापस नीचे ही क्यों आ रही है। और यहाँ पर देखो आंधी तूफान आ रहा है, समुद्र किनारे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, बच्चे इधर भग रहे हैं, खेल रहे हैं कि देखो भाई आंधी तूफान आ रही है इधर, और तुम लोग यहाँ से चलो, अब घर चलो, काफी हो गया है सब कुछ। ठीक है, इतना हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये बल झांझावातों, चक्रवातों जैसी मौसम संबंधित उग्र परिघटनाओं से संबंधित है, जो हमारे दैनिक जीवन, कृषि और यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। वायु कैसे दबाव डाल सकती है, अथवा जल एक निश्चित तापमान पर क्यों उबलता है? इससे इसे हम भली भांति समझने हेतु हमें इन पत्थरों का आकार वर्धन कर यह देखना होगा कि वे किस प्रकार के कणों से निर्मित हैं। साथ ही समझाना होगा कि वे किस प्रकार गति करते हैं। हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से निर्मित है। ठोस पदार्थों में ये कण अधिक गति नहीं कर सकते, जबकि गैसों में ये मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। हमारे आसपास की वस्तुओं को वर्गीकृत करना विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हम अपने आसपास के पदार्थों को तत्वों, माने शुद्ध पदार्थों, यौगिकों, माने दो से अधिक संयोजित तत्वों और मिश्रणों, ऐसे संयोजन जिन्हें भौतिक रूप से पृथक किया जा सकता है, में भी वृद्धि कर सकते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि कण किस प्रकार संयोजित या मिश्रित होते हैं, तो हम विलयन को समझ सकते हैं, जैसे चीनी चाय में किस प्रकार घुल जाती है और उसे मीठा कैसे बनाती है। कणों और मिश्रणों के संसार के पश्चात अब हम प्रकाश के संसार में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश की किरणें समतल और गोले दर्पणों से कैसे परावर्तित होती है, लेंस से गुजरते समय मुड़ जाती है। इसके साथ ही इससे हमें आसपास की अनेक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझने में सहायता मिलती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना यह बताता है कि जब हम किसी चमकदार धातु के चम्मच में कोई छांव देखते हैं तो क्या होता है। यह संशोधक लेंस हमें स्पष्ट रूप से
देखने में किस प्रकार सहायता करता है? केवल चमकदार दर्पण ही नहीं अपितु खुरदरी सतहें भी हमें प्रकाश को परावर्तित करती है। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थितियों के आधार पर प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा कुछ अलग भाग चमकता दिखाई देता है। ऐसे इससे चंद्रमा की सुंदर कलाएं आकाश में दिखाई देती है। अपने को चंद्रमा दिखाई दे रहा है, एक दिन पूरा, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, एक दिन और थोड़ा कम, और एक दिन तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा उजाला, फिर थोड़ा सा उजाला, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, ऐसे करते करते टोटली 28 दिनों का इसका एक चक्कर होता है चंद्रमा का, है ना, जिसमें एक पूर्ण रात्रि होती है और एक अंधेरी रात होती है। चलिए, चंद्रमा की कलाओं की आवर्ती चक्रों का अवलोकन करने के परिणाम स्वरूप मानव के लिए पहला कालदर्शक और दिक्दर्शिका कैलेंडर बनाना संभव हुआ और सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्र चक्रों के ध्यानपूर्वक अवलोकन के संयोजन द्वारा विभिन्न दिन दर्शिकाओं अस्तित्व में आई। क्या यह रोचक नहीं है कि पृथ्वी पर हमारी दिनचर्या निर्धारित करने वाले दर्शिका हमारे ग्रह से सुदूर स्थित पिंडों की गति से जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए कि मात्र मात्र दिशिका अथवा सूर्य चंद्रमा की गतियां ही परस्पर नहीं जुड़ी है। यहाँ पृथ्वी पर जीवों और उनके पर्यावरणों के मध्य अद्भुत एवं जटिल संबंधों के प्रतिरूप पाए जाते हैं। प्रत्येक सजीव, जैसे छोटे कीटों से विशालकाय वेल और घास की पत्तियों से लेकर वृक्षों तक, वायु, जल, सूर्य के प्रकाश और अपने चारों ओर के अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं और अनुक्रिया करते हैं, और इस अनुक्रिया से हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाने वाले पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम इन सब अवधारणाओं को एक साथ रख सकते हैं। साथ ही यह समझने का प्रयास भी कर सकते हैं कि मात्र पृथ्वी ही जीवन के निर्वहन हेतु पूर्णतः उपयुक्त क्यों है। इतना ही नहीं, हम उन अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौतियों को पहचान सकते हैं जो वर्तमान में हमारे ग्रह के समक्ष आ रही है। अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पृथ्वी सूर्य से एकदम उपयुक्त दूरी पर स्थित है, जहां जल द्रवावस्था में एवं उसका वायुमंडल हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसके साथ ही वायुमंडल हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियों इसके तापमान में परिवर्तन का कारण बन सकती है, जिससे जलवायु प्रतिरूप बिगड़ सकता है, माने जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जिसे हम इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। और इन फ्यूचर अगर ऐसे ही इंडस्ट्री आ रही, ऐसे ही सब कुछ रहा, तो एक दिन डेफिनेटली इस प्रकृति का विनाश होने वाला है। और जब प्रकृति का विनाश होगा प्यारे बच्चों, तो उस सब के अंदर हम भी आते हैं, हमारा भी विनाश होने वाला है। ठीक है, ये मान के चलिए, अगर हमने अपनी पृथ्वी को नहीं बचाया, हमने इसको संरक्षित नहीं किया, तो ये हमें जीने नहीं देगी, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति ही सबसे बड़ा जीवनदायिनी है। अगर प्रकृति ही सुरक्षित नहीं रहा, तो हम कहाँ से सुरक्षित होंगे। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में ये बढ़ता इंडस्ट्रियल सिस्टम, बढ़ते वायुयान सिस्टम, बढ़ती जनसंख्या, ये भारत को खतरे में डाल रही है। साथ ही साथ हम कहें, ये पर्यावरण को भी खतरे में डाल रही है। ठीक है, एक लिमिटेड जनसंख्या हो तो हम कह सकते हैं कि इसके जो सोर्सेज हैं, इसके जो पदार्थ हैं, उनको हम सही उपयोग में ले सकते हैं। आप समझो, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। रीज़न है कि उन लोगों को क्या चाहिए, और लोगों को पढ़ने के लिए कॉपी चाहिए, तो पेड़ पेड़ से तैयार होगी। और लोगों को
फर्नीचर चाहिए तो वो भी पेड़ों से बनेंगे। तो इसी प्रकार इसी तरीके से हम कह सकते हैं पृथ्वी की इस समस्या और इसके किसी भी संभावित समाधान में मूल में हम ही हैं। हम ही इसका समाधान कर पाएंगे, हम ही सोच पाएंगे। पृथ्वी जलवायु को प्रभावित कर रही है और परंतु ये हम ही हैं जिन्हें विज्ञान का उपयोग कर इन परिवर्तनों को समझना है और इस दिशा में कार्य भी करना है। चले आइए, अवलोकन और मापन प्रयोग जैसे जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों के मध्य स्तर पर हमारी यात्राओं को मार्गदर्शित किया है, वही सिद्धांत हमें अ, उस सूक्ष्म संतुलन को बनाए रखने में सहायता करेंगे जिसका जीवन निर्भर करता है। भावी चुनौतियां सदैव सरल नहीं होती और हमें आशा है कि आपसे कुछ लोग जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शन बनाकर इन कठिन समस्याओं को का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आइए एक वैज्ञानिक की भांति सोचने में आपकी सहायता करने के लिए हम प्रथम पृष्ठ पर पूछे गए प्रश्न का वापस पर वापस चलें कि पुड़ी की एक परत दूसरी से पतली क्यों होती है। सर्वप्रथम याद रखें कि विज्ञान सर्वत्र है। आपको साधारण प्रयोग करने के लिए किसी विशेष रूप से अभिकल्पित प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अवलोकन हेतु प्रश्न पूछने के लिए भी घर की रसोई भी एक अद्भुत स्थान है। आपको केवल जिज्ञासा एवं ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकन द्वारा पूछने की आवश्यकता है कि क्या आपने देखा है कि पुड़ी या भटूरा गरम तेल में डालने पर कैसे फूल जाते हैं। पुड़ी या भटूरा गरम तेल में डालने पर कैसे फूल जाते हैं, जैसे यहाँ पे पुड़ी फूली हुई है। या आंच पर डालने से रोटी गुब्बारे की भांति क्यों फूल जाती है। साथ ही एक परत दूसरी परत से पतली क्यों होती है। ऐसे प्रश्न जो संभावित हैं एक वैज्ञानिक पूछ सकता है और आप भी। आइए देखें कि हम एक साधारण दैनिक परिघटना की जांच एक वैज्ञानिक की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक वैज्ञानिक प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। वे कौन सी विभिन्न स्थितियां हैं जो तले जाने पर पुड़ी के फूलने के तरीकों में परिवर्तन कर सकती है। इसका उत्तर देने के लिए हम कुछ सरल प्रयोग करना चाहेंगे। इसके लिए हम दो प्रमुख बातें जानने का प्रयास करेंगे कि प्रयोग करते के समय क्या क्या परिवर्तन या नियंत्रण कर सकते हैं। इन परिवर्तनों में क्या अंतर देखने के लिए हम क्या अवलोकन कर सकते हैं। इस स्थिति में हम संभवतः बेले हुए आटे की मोटाई और आमाप बदलने के विषय में विचार कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के आटे या मैदा इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं और पुड़ी तलते समय हम गरम तेल का ताप भी परिवर्तित कर सकते हैं अथवा बेले हुए आटे को अलग तरीके से तेल में डालने का प्रयास कर सकते हैं। इससे लंबवत डालिए, इससे कोण पर डालिए, इससे धीरे धीरे डालिए। ध्यान दीजिए, ये ऐसी बातें हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए, तथापि इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें भी विचार करना होगा कि क्या हम इन परिवर्तनों को देख या माप सकते हैं। हमने इनमें से कुछ ऐसे उत्तर उत्तर मात्र हाँ अथवा नहीं हो सकते हैं, जबकि कुछ स्थितियों में से इनकी संख्या को भी मापा जा सकता है कि पुड़ी फूल रही है या नहीं, अथवा हम पुड़ी के फूलने में लगभग लगने वाला समय सेकंड में माप सकते हैं। हम जांच सकते हैं कि क्या बेली हुई मोटी पुड़ी भी
पतली परत होती है। ऐसे करते समय शेष स्थितियां समान रखते हुए केवल एक ही स्थिति में परिवर्तन करना उचित होता है। उदाहरण के लिए यदि हम खोलते हुए तेल, गरम तेल और कम गरम तेल का प्रभाव देखना चाहते हैं तो समान मोटाई की पुड़ियाँ बेलिए, उन्हें एक ही प्रकार से तेल में डालिए। यह किसी वरिष्ठ की उपस्थिति में ही करें। मतलब कोई भी बुजुर्ग आदमी हो, कोई भी समझदार आदमी हो, उसी की उपस्थिति में करें। प्रयोग करते समय आप जो कुछ भी देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसको लिखकर अपना भी एक अच्छा विचार है। क्या तेल के छींटे पड़े, गंध आई, धुआं निकली। प्रयोगों का एक चक्र पूरा करने के पश्चात आपके मन मस्तिष्क में और भी प्रश्न आ सकते हैं। क्या ताज़ा गूंथे हुए आटे से बनी हुई पुड़ियाँ अधिक फूलती है या रखे हुए आटे से बनी हुई? यदि पूड़ी तलने से पूर्व हमें एक एक छेद कर दूं तो क्या होगा? ठीक है, पूड़ी तलने से पहले यदि उसमें एक छेद कर दें तो क्या होगा? ठीक है ना? तो इसके बारे में ये बोल रहा है। ओके। सरल से लेकर जटिल तक सभी वैज्ञानिक प्रयोग इसी प्रकार किए जाते हैं। क्रमबद्ध जांच की यही अवधारणा इसके साथ ही आपको बता दें कि पुड़ियों के फूलने का यह सामान्य अवलोकन भी वैज्ञानिकों द्वारा आज तक पूर्णतः समझा नहीं गया है। माने पुड़ी के फूलने का यह सामान्य अवलोकन भी वैज्ञानिक द्वारा आज तक पूर्णतः समझा नहीं गया है। अतः यह पुड़ी का फूलना हो अथवा चंद्रमा के पश्चात चंद्रमा की कलाओं का घटना वैज्ञानिक के अन्वेषी संसार को में आपके द्वारा ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकन आपकी खोज को प्रदर्शित करते हैं। अन्वेषण का आनंद लीजिए, अन्वेषण कीजिए और आनंद लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वाले सेशन के अंदर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इसके अंदर दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम आने वाले न्यू वीडियोज के अंदर हम कवर करेंगे। साथ ही साथ इनके लिए हम क्वेश्चन आंसर का एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी को यह जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और आप एक कमेंट जरूर कीजिए।